नमस्कार दोस्तों, एनआईओएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। हमारे जो शिक्षक साथी एनआईओएस से पीडीपीईटी अर्थात प्रारंभिक शिक्षकों हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी शिक्षक साथियों के पाठ्यक्रम 521 प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियों से संबंधित जो इकाई हैं, जो उनके यूनिट्स जो उनको तैयार करना है, परीक्षा उपयोगी कौन कौन सी यूनिट्स आपके महत्वपूर्ण हैं, किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आपको पाठ्यक्रम 521 प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियों के अंतर्गत किस किस इकाई का अध्ययन करना है। आपको मॉड्यूल 521 के अंतर्गत कुल 6 इकाइयों का अध्ययन करना है। पहली इकाई जो है भारत में प्रारंभिक शिक्षा का परिदृश्य, इकाई 2 है प्रारंभिक शिक्षा में समकालीन सरोकार, और इकाई 3 है भारत में प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति। इकाई 4 के अंतर्गत शिक्षक एक पेशेवर के रूप में, और इकाई 5 में प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता, तथा इकाई 6वीं जो है, जिसकी लास्ट इकाई है, वह है अधिगमकर्ताओं का समग्र विकास। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इकाई 1 भारत में प्रारंभिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत जो मुख्य टॉपिक्स पढ़ने हैं, वह टॉपिक आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो आपको जो इसके अंतर्गत पढ़ना है वह है वैदिक काल में शिक्षा, बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, कॉलोनी युग में प्रारंभिक शिक्षा का विकास, ब्रिटिश काल में प्रारंभिक शिक्षा का विकास, नई तालीम, महात्मा गांधी की मौलिक शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में नीति, इसके अंतर्गत उसका सार्वभौमिकीकरण संबंधी अनुशंसाएं, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में बनी हुई थी, उसके अंतर्गत सार्वभौमिकीकरण संबंधी अनुशंसाएं, इसका अध्ययन करना है। साथ ही सभी के लिए शिक्षा EFA आंदोलन क्या था, और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण संबंधी कुछ प्रमुख कदम जो कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मध्याह्न भोजन योजना, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि इन मुख्य बिंदुओं को, मुख्य टॉपिक्स को आपको इस इकाई के अंतर्गत पढ़ना है। अब हम क्रम से एक एक टॉपिक लेकर के आपके साथ अध्ययन करेंगे। आप इत्मीनान से हमारे YouTube चैनल एनआईओएस गुरु के साथ जुड़े रहें, इसे अंत तक अवश्य देखें। यह आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप निश्चित तौर पर अपना ज्ञान अर्जन करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसका इकाई का जो पहला भाग है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। जैसा कि सभी जानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु को सर्वोत्तम माना जाता था। वैदिक काल में बच्चे की शिक्षा का आरंभ ही 5 वर्ष में होता था, जिसे विद्यारंभ कहा जाता था। वह विद्यारंभ संस्कार कहलाता था, और इस अवसर पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती थी तथा बच्चे को सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान दिया जाता था। उपनयन संस्कार के बाद बच्चा अपने माता पिता का घर छोड़कर गुरु के घर में रहकर शिक्षा आरंभ करता था। अब उसे ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्राह्मण के बच्चों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष तथा वैश्यों के बच्चों के लिए 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार किया जाता था। तो ये उपनयन संस्कार क्या है, विद्यारंभ संस्कार किसे कहते हैं, इन सभी छोटी छोटी बातों को आपको तैयार करना होगा।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बच्चों को उपनयन संस्कार किस आयु वर्ग में होता था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो आपको करना है इसमें कि विश्व में प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को क्यों अनूठा कहा जाता है, यह आपका प्रश्न बनेगा। आप आइए इसको हम अंडरलाइन करके आपको बताते हैं। विश्व में प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को अनूठा क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में आपको सबसे पहले शासन या समाज का पाठ्यक्रम, शुल्क या पढ़ाई की अवधि से संबंधित कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक अन्य विशेषता इसका पूर्णतः एवं अनिवार्य रूप से आवासीय होना था। शिक्षा पूर्णतः मुफ्त थी तथा शिक्षक बच्चों की सभी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा इत्यादि की देखभाल करता था। श्रम को महत्व दिया जाता था, अतः एक विद्यार्थी जो उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति चाहता था उसका भी यह कर्तव्य था कि वह कोई शारीरिक श्रम जैसे लकड़ी चुनना, पशु चराना आदि अवश्य करे और छात्र छात्राओं तथा वाद विवाद द्वारा सीखते थे। तो यहाँ पर जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली है वह विश्व की समस्त शिक्षा प्रणालियों से सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम क्यों है उसके बारे में आपने अध्ययन किया। तो यह अभी हम अध्ययन जो कर रहे थे वह था वैदिक कालीन शिक्षा के संबंध में। इसके बाद जो टॉपिक अध्ययन या इसका जो हमें अगला टॉपिक तैयार करना है वह है बुद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। तो भारत में प्राचीन समय में दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियां विकसित हुई। सबसे पहली वैदिक एवं दूसरी बौद्ध धर्म पर आधारित। वैदिक शिक्षा प्रणाली में वेद, वेदांग, उपनिषद तथा अन्य संबंधित विषयों को पढ़ा जाता था, जबकि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में महात्मा बुद्ध के विचारों तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम उस समय जो था बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा में वह पाली भाषा में था। एक बच्चे की शिक्षा का आरंभ 8 वर्ष की आयु में होता था, जिसे पबबजा संस्कार कहा जाता था। आपको यह तैयार करना होगा, यह पबबजा संस्कार किसे कहते हैं। यह संस्कार सभी जाति के बच्चों के लिए खुला था, जबकि वैदिक शिक्षा प्रणाली में उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य जाति के बच्चों के लिए ही किया जाता। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो शूद्र जाति थी उस जाति के लोगों को विद्या अध्ययन करने का कोई भी अधिकार नहीं था, जबकि बौद्ध धर्म में एक बहुत अच्छी बात जोड़ी गई कि इसमें सभी वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसको पबबजा संस्कार का नाम दिया गया। इसमें जो बच्चे होते थे वह अपना घर छोड़ देते थे तथा एक भिक्षु के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण में एक मठ में रहा करते थे। मठ किसे कहते हैं आपको इस चीज का भी अध्ययन करना होगा। अब उसे श्रमण कहा जाता था। उसे एक विशेष पीली पोशाक प्रदान की जाती थी। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उसे भिक्षु कहा जाता था। तो शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह भिक्षु कहलाता था। और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में मुख्य 3 पताका थी जो सूत, विनय एवं अधिगम्य थी। दोस्तों इन सभी छोटी छोटी बातों को आप तैयार करते चलें, क्योंकि यह आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए भी अनिवार्य है। लघु उत्तरीय में भी आएंगे और दीर्घ उत्तरीय में आएंगे। तुलनात्मक अध्ययन के लिए वेदों का ज्ञान भी दिया जाता है। अनुदेश 3 चरणों श्रवण, मनन एवं निध्यासन में प्रदान किया जाता था। श्रवण से अभिप्राय शिक्षक द्वारा उच्चारण किए गए शब्दों एवं पाठ को सुनने से था। मनन का अर्थ पढ़ाए गए पाठ पर अपने विचार देने से था। और निध्यासन का तात्पर्य पठन पाठन की उच्चतम अवस्था से होता था। तो बौद्ध काल में इस प्रकार की शिक्षा मठों या बिहार में की जाती थी।
इसके बाद मुस्लिम शासकों के आक्रमण के बाद हिंदुओं एवं बौद्धों के सभी उच्च शिक्षा के केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। नालंदा को 1197 ईस्वी में जला दिया गया तथा इसमें पढ़ रहे भिक्षुओं को मार दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको यह आपके बहुविकल्पीय में आ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है कि नालंदा को कब नष्ट किया गया। कन्नौज और काशी को लूटकर तहस नहस कर दिया गया। मंदिरों पुस्तकालयों को तबाह कर दिया गया तथा उन्हें मस्जिदों में बदल दिया गया। इतनी अधिक एवं दयाहीन विनाश के बावजूद भी हिंदुओं के शिक्षण संस्थानों का अस्तित्व समाप्त नहीं हो पाया तथा उन्होंने अपना जीवंत अस्तित्व कायम रखा। हालांकि बुद्ध शिक्षण संस्थान लगभग समाप्त हो गए थे, लेकिन वैदिक शिक्षा दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे हम्पी, श्रीनगर, कांची इत्यादि में फलती फूलती रही। तो दोस्तों, यह हम लोगों ने बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था देखी किस प्रकार की थी। इसमें किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, जो हमें इस इकाई में अध्ययन करना है वह है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस तरह की थी। तो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली 10वीं शताब्दी तक मानी जाती है, ब्रिटिश शासन के पूर्व तक। तो मुस्लिम काल के दौरान शिक्षा के उद्देश्य मुस्लिम धर्म एवं संस्कृति के लिए प्रेम, इस्लामिक जीवन के लिए लोगों को तैयार करना, छात्रों को परा विश्व के लिए तैयार करना और छात्रों को किसी व्यवसाय के लिए तथा प्रशासन चलाने के लिए तैयार करना। यह मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के बहुत प्रमुख उद्देश्य थे। इस काल में जो प्राथमिक शिक्षा जो थी वो मकतबों में प्रदान की जाती थी, जो कि मस्जिदों से जुड़े होते थे। मकतब और मदरसा क्या होते हैं, यही आपको अध्ययन करना है। मकतबों को शासकों द्वारा धन प्रदान किया जाता था। एक केंद्र लोगों के दान पर ही निर्भर होते थे। जो मकतब का संचालन है वह शिक्षित मौलवियों द्वारा किया जाता था। पाठ्यक्रम स्थानुसार बदलता रहता था, परंतु अक्षर ज्ञान तथा कुरान की शिक्षा अनिवार्य थी। अक्षर ज्ञान के बाद शब्द ज्ञान दिया जाता था। धार्मिक कार्य को करने के लिए कुरान का अध्ययन आवश्यक माना जाता था। सुलेख का अन्वेषण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। व्याकरण शिक्षण भाषा ज्ञान के लिए आवश्यक माना जाता था। कुरान के अध्ययन के बाद कवि फिरदौसी की कविताएं, गुलिस्तान तथा बोस्तान दिखाई जाती थी। छात्र ऊंचे स्वर में पढ़ाई सीखते थे। अरबी और फारसी भाषा लगभग अनिवार्य थी, जो उच्च शासकीय पदों को ग्रहण करने के लिए आवश्यक थी। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण स्कूल थे जहां धन को छोड़कर अन्य प्रकार की चीज़ों के माध्यम से छात्र शुल्क देते थे। शासकों द्वारा कुछ ऐसे अनाथालय भी खोले गए जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसके लिए बहुत दान दिया जाता। बच्चों की शिक्षा का आरंभ सभी जानते हैं बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था, जो 4 वर्ष 4 माह तथा 4 दिन की आयु पर होता था। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जी आपको तैयार करनी होगी कि बच्चों की शिक्षा का आरंभ बिस्मिल्लाह से होता था, जो कि 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु पर होता था। इस अवसर पर कुरान के एक अध्याय सूरह ए इकरा का वाचन होता था तथा बच्चों को शुभकामनाएं दी जाती थी। अभी हम लोगों ने मकतब का अध्ययन किया कि मकतब उस समय प्राइमरी सेक्शन कहलाता था, और उसके बाद जो अपर क्लासेस थी वह थी मदरसों में की जाती थी। मदरसों में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसे मस्जिदों से जुड़े होते थे। मदरसा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां व्याख्यान दिए जाते हैं। इस समय इतिहास, भूगोल, साहित्य, ज्योतिष, अंतरिक्ष विज्ञान, गणित, कृषि, चिकित्सा इत्यादि इन विषयों को पढ़ाया जाने लगा। मदरसों में छात्रावास होते थे जिसमें रहना खाना पीना निःशुल्क होता था। मुस्लिम काल में भी शिक्षक को सम्मान दिया जाता था। छात्रों और शिक्षकों के मध्य घनिष्ठ संबंध होता था। इस काल में बहुत कठिन दंड दिया जाता था। मुस्लिम काल के दौरान हिंदू शिक्षा प्रणाली का अस्तित्व
में रही। पठन पाठन के 4 मुख्य चरण थे। छात्रों को बहुत अभ्यास करवाया जाता। गणित एवं पहाड़ों को ज्ञान अभ्यास के द्वारा दिया जाता था। लिखने एवं मापन का ज्ञान आवश्यक था, जिस कारण गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। कुछ विद्यालयों में माँ सरस्वती की आराधना की जाती थी तथा हिंदुओं के धार्मिक विचारों को भी सिखाया जाता था। तो अभी हम लोगों ने जो प्रारंभिक भारतीय शिक्षा है, वैदिक कालीन, बौद्धकालीन और मध्यकालीन भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत आपको जो प्रश्न तैयार करनी है वह उपनयन क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण का माध्यम क्या था, बौद्धकालीन शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है, मुस्लिम काल में शिक्षा किस संस्कार से आरंभ होती थी और मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी। ये इसके लघु उत्तरी प्रश्न आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी आपके लिए आ सकता है कि मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली या बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली पर विस्तार से चर्चा कीजिए और उसका व्याख्या कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को कॉलोनी युग में प्रारंभिक शिक्षा का विकास का अध्ययन करना है। जब हमारे देश पर मुस्लिम शासन का अंत हुआ, उसके बाद जो विदेशी शक्तियाँ आई हैं, ईसाई मिशनरीज आए, उन्होंने हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार से शिक्षा को परिवर्तित किया। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की, जिसके बाद फ्रांस, फिर डच ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा प्रसार किया। परंतु अंत में ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों ने सबको पछाड़ते हुए शिक्षा का प्रसार किया। इन ईसाई मिशनरियों ने ही केवल भारत में व्यापार किया, अपितु इन्होंने ईसाई धर्म संस्कृति का प्रचार भी उस समय किया। पुर्तगाली मिशनरियों ने सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक विद्यालय खोले थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में वो सबसे पहले जो विद्यालय खोले गए वह पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा खोले गए थे। उन्होंने पुर्तगाली भाषा, लैटिन भाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा, गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र, संगीत एवं ईसाईयत की शिक्षा भी प्रदान की। डच मिशनरियों ने 17वीं शताब्दी के मध्य में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए, जहां डच एवं भारतीय बच्चों के शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो उनकी फैक्ट्रियों में काम करते थे। इन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, अपितु वहाँ पर डच भाषा, स्थानीय भाषा, भूगोल, गणित तथा स्थानीय कलाओं एवं कौशलों का ज्ञान दिया जाता था। फ्रांसीसी के बाद में फिर शिक्षा के संबंध में ब्रिटिश काल का आगमन होता है। ब्रिटिश काल में प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार रही? सभी जानते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की आधुनिक प्रणाली के लिए ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने भारत पर लगभग 150 से भी अधिक वर्षों तक शासन किया। मुस्लिम शासकों के अंत के बाद ब्रिटिश लोग भारत में आए तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य शुरू किया, परंतु कुछ समय बाद ही शासन का अधिकार ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया। इस समय के दौरान पश्चिमी विज्ञान एवं साहित्य में बहुत उन्नति हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट का प्रत्येक 20 वर्ष के बाद ब्रिटिश संसद में नवीनीकरण होता था। ये दोस्तों चार्टर एक्ट क्या है, अभी आपको इसके बारे में भी अध्ययन करना होगा। जब 1813 ईस्वी में कंपनी का चार्टर नवीनीकरण के लिए पेश हुआ तो अधिकतर ईसाई जो सदस्यों ने ईसाई मिशनरियों के कार्यों को समर्थन दिया, जिस कारण 1813 में एक चार्टर एक्ट को सम्मिलित किया गया। यह आंग्लवादी विवाद 1813 के चार्टर एक्ट से ही पैदा हुआ था, जो कि 20 वर्षों के बाद भी नहीं सुलझ सका। तब 1834 में विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया तथा इस विवाद पर अपना सुझाव देने को कहा। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले का शिक्षा व्यवस्था में क्या महत्व है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए आपको लॉर्ड मैकाले को
और आंग्लवादी विवाद का अध्ययन करना होगा। तो मैकाले ने 1935 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा भारतीयों की शिक्षा के लिए अधोमुखी छिड़ने का सिद्धांत का सुझाव दिया, जिसको भी हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है, जिसको कि हम लोग अधोमुखी छिड़ने का सिद्धांत कहते हैं, ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि भारतीयों को शिक्षित करना है तो पहले समाज के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करो तथा धीरे धीरे यह शिक्षा छनकर समाज के निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचती जाएगी तथा इस प्रकार सभी भारतीयों को शिक्षित किया जा सकेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया और 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इस शिक्षा नीति में अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक खर्च करने पर बल दिया गया। यह जो अधोमुखी छन्ने का सिद्धांत, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, उसके क्या मुख्य पॉइंट थे, उसमें सबसे पहले आपका आता है कि इस शिक्षा नीति में अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल दिया गया, साथ ही संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषा के शिक्षण संस्थानों को भी चलाए रखने का सुझाव दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रति 20 वर्ष बाद ब्रिटिश संसद के आदेश पारित करवाना होता था, इसलिए 1853 में कंपनी के निदेशकों ने भारत में शिक्षा संबंधी मुद्दों पर एक निश्चित नीति बनाने की सोची। अतः भारत में शिक्षा का सर्वेक्षण करने के लिए संसदीय समिति गठित की गई। इसके अध्यक्ष वुड को बनाया गया। इस संसदीय समिति की सिफारिशों के प्रारूप को वुड का शैक्षिक डिस्पैच नाम दिया गया। दोस्तों, यह वुड का डिस्पैच क्या है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। इसकी सिफारिशों में यह स्वीकार किया गया, दोस्तों, यह जो वुड डिस्पैच आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत इसकी सिफारिशों में यह स्वीकार किया गया कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार का है। अब भारत के लोगों को जो भी पढ़ाएगा वो कौन पढ़ाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट पढ़ाएगी। हम लोगों ने जो भी अध्ययन किया उस समय पे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत किया। तो भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की कमी के कारण अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम बनाने का सुझाव दिया गया। शिक्षा के लिए विभिन्न स्तरों जैसे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की गई। इन विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का समन्वय बनाने के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य योजना चलाने का भी सुझाव भी दिया गया। इसके उपरांत 1882 में लॉर्ड रिपन ने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण लाइन है आप लोगों के लिए कि 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष विलियम हंटर को बनाया गया। इस कारणों से आयोग का नाम भी हंटर आयोग पड़ा। अब आपको हंटर आयोग का भी तैयार करना है कि हंटर आयोग क्या है, इसके क्या उद्देश्य थे। तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को हम लोग देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा का विकास एवं समस्याओं का अध्ययन करना। इस आयोग ने माध्यमिक, उच्चतर तथा महिला शिक्षा से संबंधित सुझाव भी दिए। इसी आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप यह संभव हो पाया कि भारत में प्राथमिक विद्यालयों की बहुत बड़ा जाल बना तथा माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन मिला। इस आयोग ने शिक्षण के माध्यम के लिए मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं की सिफारिश की तथा प्राथमिक स्तर के विभिन्न उपयोगी विषयों जैसे भौतिकी, कृषि, बैंकिंग, ज्यामिति इत्यादि को शामिल करने का सुझाव दिया। इस आयोग ने यह अनुशंसा की कि भारत सरकार के कुल खर्च का 1/3 या शिक्षा के लिए स्थानीय फंड या आधा भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों का स्तर सुधारने के लिए शिक्षकों का उपयुक्त ढंग से प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसमें किस किस चीज़ का अध्ययन किया? सबसे पहले हंटर आयोग आप लोगों को अध्ययन करना है। इसमें क्वेश्चंस जो इसके अंतर्गत आएंगे, फ्रांसीसी व्यापारी भारत कब आए? वुड डिस्पैच ने किस वर्ष में अनुशंसाएं दी थी? हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की? ईस्ट इंडिया कंपनी कितने वर्षों के बाद भारत में शिक्षा संबंधी दिशा निर्देश जारी करती थी? यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आपको इसमें से लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न भी ढूंढना है
और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी इसमें से बनाया जा सकता है। इसके बाद जो अगली शिक्षा की अवधारणा आई वह थी नई तालीम, महात्मा गांधी की मौलिक शिक्षा की अवधारणा। इसको सभी लोग जानते होंगे, नई तालीम का नाम सभी ने सुना होगा, जिसको वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। वर्धा शिक्षा योजना क्या थी, नई तालीम क्या है, महात्मा गांधी की मौलिक शिक्षा की अवधारणा क्या है। तो आइए सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि नई तालीम कब गठित की गई। तो भारत सरकार ने 1935 में कानून के कारण भारतीय प्रांतों में लोकप्रिय सरकारों की स्थापना हुई। 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्री थे जो इस दुविधा में थे कि महात्मा गांधी के मौलिक शिक्षा के सिद्धांत एवं अनिवार्य पूर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा को कैसे क्रियान्वित किया जाए। इसके लिए डॉक्टर हुसैन की अध्यक्षता में एक गठित कमेटी की गई, जिसने दिसंबर 1937 में शिक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे महात्मा गांधी के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। इसकी प्रथम रिपोर्ट में वर्धा शिक्षा योजना के मूलभूत सिद्धांतों, उद्देश्य, अध्यापकों एवं उसके प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासन, निरीक्षण तथा स्थानीय हस्तशिल्प तथा दस्तकारी संबंधी विषयों इत्यादि का वर्णन था। दूसरी रिपोर्ट में कृषि, धातुकर्म, दस्तकारी तथा अन्य मूलभूत हस्तशिल्प से संबंधित कार्यों का विवरण भी दिया गया था। इसके साथ ही इन विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा उनका अन्य विषयों से संबंध स्थापित करने का संबंधी सुझाव भी इसके अंतर्गत दिया गया था। तो दोस्तों, यह हमारी महात्मा गांधी की राष्ट्रीय नीति या नई तालीम थी, जिसको कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता था। नई तालीम एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जिसके अनुसार ज्ञान और कर्म को अलग नहीं किया जा सकता है। इसे सभी के लिए मौलिक शिक्षा भी कहा जाता था। यह अवधारणा गांधी जी के अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली तथा कॉलोनी युग के दौरान हुए अनुभवों पर प्रतिपादित हुई। महात्मा गांधी के अनुसार उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण भारतीय छात्र अलगाव की स्थिति में जा सकते थे तथा छात्रों की सोच शिक्षा द्वारा केवल व्यवसाय प्राप्त करने तक ही सीमित रह सकती थी। नई तालीम में शिक्षकों की भूमिका बहुत अलग थी। वह एक पाठ्यक्रम इत्यादि से घिरा हुआ पेशेवर नहीं, अपितु एक ऐसा व्यक्ति था जिसके छात्रों से सीधा संबंध हो। नई तालीम की मुख्य उद्देश्य शिक्षण एवं अधिगम तथा ज्ञान एवं कर्म के बीच अंतर को दूर करना था। तो दोस्तों, यह नई तालीम की कुछ विशेषता है जो कि आपको अध्ययन करनी है। इसके बाद 1977 में, उसके पूर्व आपको 1964-66 में कोठारी आयोग बना तथा ईश्वर भाई पटेल समिति 1970 में बनी, जिसने SUPW की नई संकल्पना दी। SUPW का मतलब था सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, सामाजिक उपयोगी उत्पादन कार्य। इस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया। यह सभी अवधारणा महात्मा गांधी के मौलिक शिक्षा सिद्धांत से ही ली गई थी। यूनेस्को ने भी अपनी रिपोर्ट लर्निंग टू बी में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक शिक्षा का नाम दिया तथा यह जोर देकर कहा कि शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो इस यूनिट से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वह है मौलिक शिक्षा की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। यह आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी आ सकते हैं इससे। नई तालीम क्या है, नई तालीम की अवधारणा किस वर्ष में दी गई। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया था। उस संविधान की प्रस्तावना सामाजिक दर्शन का
वर्णन करता है जो सभी संस्थाओं को शासित करती है। तो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय शिक्षा प्रणाली का गिरभाव पड़ा, इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो कि भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी जोड़े गए हैं। सबसे पहला तो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अनुसार इस संविधान को लागू होने के 10 वर्षों के भीतर सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास करेगा जब तक वे 14 वर्ष के न हो जाएं। इस अनुच्छेद 45 में यह पूर्णतः साफ है कि सार्वभौमिक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा केंद्र और राज्य सरकारों की साझी जिम्मेदारी होगी। तो अनुच्छेद 45 क्या है, इसके अंतर्गत मुख्य शर्तें क्या हैं तथा इसकी जिम्मेदारी राज्य या केंद्र में से किसकी है, आपको इसका अध्ययन करना है। दूसरा, संविधान में अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर जोर दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन से संबंधित सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से है। इसके अनुसार भाषा या धर्म के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने एवं उसका प्रशासन करने का अधिकार है। इन शिक्षा संस्थानों के साथ भाषा या धर्म के आधार पर अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगा। संविधान में अगली जो कार्य किया गया है वह कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 15, 17 तथा 46 कमजोर वर्गों की शैक्षिक अभिरुचियों एवं संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के शैक्षिक विकास के लिए विशेष प्रावधान करेगा। और जो अनुच्छेद 46 है, इसके अनुसार यह प्रावधान है कि केंद्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा तथा उसे सामाजिक अन्याय एवं विभिन्न प्रकार के शोषणों से सुरक्षा प्रदान करेगा। यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत भी है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा, जो कि अनुच्छेद 25(1) के अनुसार सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने तथा फैलाने का अधिकार रहेगा। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधान अनुच्छेद 28(2) तथा 28(3) में किए गए। अगला जो प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया वह शिक्षण संस्थान में सभी को समान अवसर दिए गए। यह अनुच्छेद 29(1) कहता है। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी, शिक्षण कार्य किया जाएगा। यह अनुच्छेद 350 के अंतर्गत आता है। जो क्वेश्चन इसके लिए हमें तैयार करना है वह है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान का प्रावधान है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इससे बनाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य तथा स्थानीय प्रशासन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने के लिए प्रयास करेगी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) में क्या प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों जो अध्ययन करना है वह है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यह क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है। तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा। 1990 में सभी के लिए शिक्षा की प्रतिबद्धता दर्शाई गई ताकि 2015 तक सभी बच्चों विशेषतः लड़कियां एवं दूरदराज और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित बच्चों को उत्तम गुणवत्ता युक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। जो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है
उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 8वीं कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के 4 पहलू हैं। पहला, बच्चों के घर के नज़दीक विद्यालय का प्रावधान का सार्वभौमिकरण। दूसरा, नामांकन में सार्वभौमिकरण। तीसरा, छात्रों को का 8वीं तक विद्यालय में ठहराव तथा सार्वभौमिकरण तथा उपलब्धि में सार्वभौमिकरण। तो जो यूनिवर्सलाइजेशन होना है वो इन मुख्य 4 बिंदुओं पर करना है। इसके बाद आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जिसमें कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण संबंधी कुछ अनुशंसाएं की गई थी। इसके बाद 1986 में भारत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण संबंधी कुछ अनुशंसाएं की गई। 1986 इसको नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपको तैयार करने होंगे वह निम्नलिखित हैं। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को सार्वभौमिक नामांकन एवं ठहराव। शिक्षा की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार। उन बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थागत प्रयास करना जो स्कूल छोड़ चुके हैं, जो दिन में स्कूल नहीं आ जा सकते या ऐसे क्षेत्रों में के बच्चों से जहां स्कूल उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद 1992 में उसकी कुछ संशोधित उसको रूप दिया गया, उसमें कुछ संशोधन किया गया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक छात्र को एक विशेष स्तर तक गुणात्मक शिक्षा मिले, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग, वर्ग या स्थान से संबंधित हो। दूसरा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करना तथा तीसरा, शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करना। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों की विज्ञान, वाणिज्य तथा व्यावसायिक विषयों में नामांकन में वृद्धि करना और महिला निरक्षरता को दूर करना तथा महिला समानता के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना। अध्यापक शिक्षा में सुधार लाना तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना ताकि अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सही ढंग से आयोजित किया सके। इसके साथ ही कुछ चुने हुए माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय का स्तरोन्नयन करना। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं कि सभी के लिए शिक्षा, जो EFA आंदोलन है, एजुकेशन फॉर ऑल। तो एजुकेशन फॉर ऑल आंदोलन सभी बच्चों, युवाओं, प्रौढ़ों तथा गुणात्मक मौलिक शिक्षा प्रदान करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। डकार में एक शिक्षा के संबंध में एक आयोजन किया गया था, जिसमें 164 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था तथा 6 लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रण किया गया था। इसमें पहला लक्ष्य था पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा लक्ष्य था सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तीसरा लक्ष्य था प्रौढ़ों एवं युवाओं में जीवन कौशलों को अधिगम को बढ़ाना। चौथा लक्ष्य था प्रौढ़ साक्षरता को 50% तक बढ़ाना तथा 5वां लक्ष्य रखा गया था सही लिंगानुपात को 2005 तक तथा लिंग समानता के लक्ष्य को 2015 तक समाप्त करना। और तथा 6वां जो इसका लक्ष्य था वो शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना था। प्रत्येक देश द्वारा सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों की तरफ विकास का आकलन करने के लिए यूनेस्को ने सभी के लिए शिक्षा विकास के सूचकांक विकसित करने किया, जो उपरोक्त सभी 6 लक्ष्यों को मापन करता था। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण संबंधी जो प्रमुख कदम उठाए गए हैं। 1986 में सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना का बल दिया गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाना है। तो दोस्तों आप लोग अध्ययन करेंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है।
यह योजना 1987 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार लाना था। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं में के न्यूनतम स्तर संबंधी मानदंड बनाए गए। वह मानदंड क्या थे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो विद्यालय की है वह क्या क्या होनी चाहिए, उन लक्ष्यों को देखा गया। ऑपरेशन शब्द का अर्थ है कि यह कार्यक्रम बहुत आवश्यक था। इस योजना के लक्ष्य साफ थे तथा सरकार इन लक्ष्यों को निश्चित समय सीमा के तहत प्राप्त करना चाहती थी। जो मुख्य लक्ष्य रखे गए, सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रांगण तथा के साथ 2 कक्षा कक्ष उपलब्ध करवाना और हर मौसम के उपयोग में जो किया जा सके। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था करना। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापकों की उपलब्धता, जिसमें से 1 महिला अध्यापक हो। यह भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य था। तथा विद्यालय भवन के निर्माण के लिए आवश्यक जमीन की उपलब्धता, जिसमें खेलों के मैदान के लिए भी जमीन शामिल हो। तथा इसका जो चौथा मुख्य आयाम था वह था सभी प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक शिक्षक सामग्री उपलब्ध हो। इसके बाद आता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 से संशोधित किया गया था के परिणाम स्वरूप 1993 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का गठन किया गया। यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना थी। शुरुआत में यह कार्यक्रम 8 राज्यों असम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल में प्रारंभ किया गया कि 14 जिलों में लागू किया गया था। इन 8 राज्यों के 44 जिलों में इसको लागू किया गया था। इस कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य थे वह प्राथमिक शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुंच बढ़ाना, विद्यालय छोड़ने की दर को 10% तक कम करना और नामांकन एवं उपलब्धि में लिंग एवं सामाजिक असमानताओं को 5% तक कम करना तथा आधारभूत सर्वेक्षणों की तुलना में अधिगम उपलब्धि में सुधार लाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षाओं तथा नए विद्यालयों का निर्माण हुआ, वैकल्पिक विद्यालयों को खोला गया, नए अध्यापकों की नियुक्ति हुई, बाल पूर्व शिक्षा केंद्रों को खोला गया, SCRT और डाइट्स को मजबूत किया गया तथा SC ST की लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं इसमें तैयार की गई। इसके बाद शिक्षा के संबंध में भारतीय शिक्षा के लिए जो नया आयाम खुला वह था सर्व शिक्षा अभियान। यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन में इसको शामिल किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान को। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वह सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने का कार्यक्रम, पूरे देश में गुणवत्ता युक्त मौलिक शिक्षा प्रदान करना और मौलिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय प्रदान करने का अवसर तथा पूरे देश में सार्वभौमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन तथा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय शासन के मध्य सहभागिता तथा राज्यों की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में अपनी दूरदर्शिता विकसित एवं प्रकट करने का अवसर। सर्व शिक्षा अभियान के कुछ उद्देश्य रखे गए। सभी बच्चों को 2003 तक विद्यालयों में वापस लाना, सभी बच्चों द्वारा 2007 तक प्राथमिक शिक्षा पूरी करना तथा सभी बच्चों द्वारा 2010 तक 8वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी करना और गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान देते हुए जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना और प्राथमिक स्तर पर 2007 तक लिंग एवं सामाजिक असमानता को दूर करना तथा 2010 तक इन असमानताओं को प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर दूर करना तथा वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव। इसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 2004 ईस्वी में की थी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की, अल्पसंख्यकों तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों के लिए 8वीं तक आवासीय सुविधा वाले विद्यालय स्थापित किए गए थे। शिक्षा के क्षेत्र में मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार या केंद्र पोषित योजना के रूप में शुरू किया गया था ताकि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बल मिल सके।
इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य थे वह था कक्षा 1 से 8वीं तक सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के पोषण स्तर में सुधारना, समाज के पिछड़े हुए तथा गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें कक्षा गतिविधियों में भाग लेने के लिए सहायता करना। साथ ही गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूखाग्रस्त इलाकों में प्रारंभिक विद्यालय स्तर तक के बच्चों को पोषण प्रदान करना, यह मध्याह्न भोजन की व्यवस्था थी। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। भारतीय संसद में अगस्त 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। किसी भी बच्चे को कागजातों प्रवेश की अंतिम तारीख का पूरा होना या प्रवेश संबंधी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसी राशि जो बच्चों को स्कूल से दूर करेगी उसे राज्य द्वारा वहन किया जाएगा तथा साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वह बच्चा 8 वर्ष की शिक्षा पूरी करे। बच्चों से कोई फीस या शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई प्रवेश के लिए छटनी या साक्षात्कार की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। बच्चों को 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल तथा 3 किलोमीटर के भीतर 8वीं कक्षा तक विद्यालय उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी भी छात्र को 8वीं कक्षा तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा तथा ना ही उसे स्कूल से 8वीं कक्षा तक निष्कासित किया जाएगा। प्रत्येक 30 छात्रों के लिए विद्यालय में एक अध्यापक नियुक्त होगा तथा प्रत्येक अध्यापक के लिए एक कक्षा कक्ष एवं मुख्य अध्यापक के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध रहेगा। किसी भी अध्यापक को जनगणना, चुनाव, आपदा राहत कार्यों के अलावा किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इस नए अधिनियम के अनुसार कार्यान्वयन की जांच करने के बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम गठित राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत किया गया। इसके लिए इस आयोग में एक विशेष विभाग बनाया गया। और शिक्षा का अधिकार कानून जो 2009 को 2012 में संशोधित किया गया था, जो कि 1 अगस्त 2012 को लागू हो गया। इस संशोधन के अनुसार अपंग बच्चों को भी शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में लाया गया ताकि उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा सके। तो दोस्तों आइए इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली के 4 आयामों का नाम लिखिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ हुआ। भारत में जिला शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पूरा इस इकाई का अध्ययन किया। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सकें। आपकी आगामी परीक्षा के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे YouTube चैनल NIS गुरु से जुड़े रहें। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आप तक हमारा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो पहुँच सके। प्रत्येक इकाई जो भी यूनिट्स आपकी हैं, समस्त यूनिट का हम अध्ययन इसी तरह से आपको कराएंगे। आप इत्मीनान से इसका अध्ययन कीजिए और निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।